जिस तरह दुनिया के बहुत सारे लोग दिल से एक्सेप्ट कर लेते कि वो कभी सेव करके और इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते? या सिर्फ उस टाइम पे वो फाइनेंशियली वीक है और आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन सकते? तो हो सकता है आप 15 से 20 साल लगा दो या उससे ज़्यादा टाइम बहुत मेहनत करके, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करके अपनी लाइफ का पहला करोड़ जमा करने में, लेकिन उसके बाद का आपकी लाइफ का दूसरा करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर आएगा, बिना आपके कुछ काम किए, बिना उसमें और पैसे ऐड किए। और फिर उसके बाद के 2 और करोड़ उसके अगले 3 से 5 साल के अंदर ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर आप अभी अपनी 20s में हो और कोई आपसे ये बात कह दे कि उसने फ्यूचर देखा है और उसने ये देखा है कि आप 50 साल की उम्र में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक होगे, तो शायद आप खुद भी इस बात का यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 40 साल की उम्र तक आप सिर्फ करोड़पति बने हो। 5 करोड़ का टारगेट अभी भी बहुत दूर है, लेकिन करोड़पति बनने के 10 साल में ही आपके 1 करोड़ की वैल्यू 4 से 5 करोड़ रुपयों की होगी। ये सब होगा इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए, जो आज मैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। अब दोस्तों, आप में से बहुत लोग पूछोगे कि हम अपनी लाइफ का पहला करोड़ कैसे जमा करें, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए उनकी लाइफ का सबसे पहला करोड़ सबसे मुश्किल होता है, और कुछ लोग अगर इसे जमा भी कर लेते तो वो इसे उतनी स्पीड में ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स और कॉन्सेप्ट्स शेयर करने वाला हूँ जो वॉरेन बफेट से लेकर दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अच्छे से समझते, जिसका फायदा उठाकर वो अमीर बनते हैं और हमेशा अमीर रहते हैं। और इसीलिए मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप भी इस वीडियो के देखने के बाद उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अमीर बनने के लिए, जितने वॉरेन बफेट थे अपनी यंग एज में, जब उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। तब भी वॉरेन बफेट ने ये लाइन कही थी, I knew I was going to be rich. I don't think I ever doubted it for a minute. क्योंकि उन्होंने इस कंपाउंडिंग के फोर्स को काफ़ी गहराई से समझा था। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के फोर्स को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ये फोर्स रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, और फिर फाइनली हम इसके कंपोनेंट्स को और डिटेल में समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए, जिससे आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इस कंपाउंडिंग के फोर्स को समझते हैं। दोस्तों, मान लो आप एक कंपनी में इंटरव्यू देते हो और आप सिलेक्ट हो गए एक 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब आप एक्साइटेड हो अपने न्यू जॉब के लिए। कंपनी की HR आपके पास आती है सैलरी डिस्कस करने के लिए, और आपको 2 ऑप्शन देती है। सबसे पहला, आप 1 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी ले सकते हो। दूसरा, आप 1 पैसा पर मंथ की सैलरी ले सकते हो। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर महीने आपको उसका डबल मिलता रहेगा। मतलब पहले महीने में आपको 1 पैसा मिलेगा, दूसरे महीने में 2 पैसा, फिर तीसरे महीने में 4 पैसा। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आप चाहो तो थोड़ा टाइम ले सकते हो ये वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आंसर देखते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो आपको टोटल 3 साल में 36 लाख रुपए मिलेंगे, जो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना होता तो आपको मिलते टोटल 68 करोड़ 71 लाख 94,000 रुपीज़। रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि मैंने कहा था आपको हर महीने डबल मिलेगा, तो इन सारे अमाउंट की वैल्यू होती है लगभग 68 करोड़। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पैसा डबल हो रहा है हर महीने, तो ये 100% का मंथली रिटर्न हुआ, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। सबसे पहली, अगर आप नोटिस करोगे तो ये 68 करोड़ में से आधी वैल्यू आपको लास्ट महीने में मिल रही है, और पहले महीने में सिर्फ 1 पैसा। मतलब स्टार्ट में आपको कुछ फील होगा ही नहीं कि आपसे कुछ प्रोग्रेस हो रही है, और इसीलिए स्टार्टिंग में ही लोग गिव अप कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, जहाँ एक इंडियन ने सिर्फ 10,000 रुपये एक स्टॉक में इन्वेस्ट किए, जिसकी आज वैल्यू है ऑलमोस्ट 700 करोड़ की। 1980 में सतीश शाह नाम के एक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट अनवर को एक स्टॉक खरीदने को कहा, जिसका नाम था विप्रो। अब ये कंपनी वो टाइम पे न्यू थी, तो अनवर ने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और उसके बदले में उन्हें उसके 100 शेयर्स मिले। और फिर ये इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को सिर्फ खरीदा, लेकिन कभी बेचा नहीं। और आप ये टेबल में देख सकते हो कि स्टॉक की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कंपाउंड हुए। कंपनी ने अगले ही साल
एक पे एक बोनस शेयर्स इशू किया और अनवर के पास हो गए 200 शेयर्स और उसके 4 साल बाद वापस से बोनस शेयर्स। और इसी तरह आप देख सकते हो अनवर के पास लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स है इस कंपनी के, जबकि रियलिटी में उसने सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे। और आज हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू है लगभग 350 रुपये, जिसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 700 करोड़। दोस्तों ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में। अब क्या आप गैस कर सकते हो कि ये 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो 700 करोड़ में ग्रो हुआ है, ये कितने % के रेट से ग्रो हुआ होगा? दोस्तों ये सिर्फ 41% के रेट से ग्रो हुआ है, यानी 41% CAGR, जितना इंडिया की कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है। इसीलिए जब यंगस्टर्स इस क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसते तो उन्हें उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि लोग कंपाउंडिंग को समझ नहीं पाते और वो उसके खिलाफ जाते हैं। पिछले साल विप्रो ने सिर्फ ₹1 पर शेयर का डिविडेंड पे किया, जो होता है सिर्फ 0.37% का डिविडेंड यील्ड, लेकिन ये इन्वेस्टर को 2.5 करोड़ का डिविडेंड मिला सिर्फ 1 साल में। और दोस्तों हम इस 700 करोड़ की वैल्यू में इन 40 सालों का डिविडेंड्स काउंट भी नहीं कर रहे जो इस इन्वेस्टर ने अपने खर्च में लिया होगा। अब दोस्तों नो डाउट ये भी एक रेयर एग्जांपल है, क्योंकि 40% मार्केट में लॉन्ग टर्म कमाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको इस एग्जाम्पल से सिर्फ ये कंपाउंडिंग का पावर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंपाउंडिंग के जरिए अमीर बनने के लिए हर साल 100 या 200% रिटर्न लाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा रिटर्न चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे अगर आप 15-16% का भी रिटर्न ला सकते हो तो आप 15 से 20 साल के अंदर आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर हम उस 15% को थोड़ा सा कम कर दे, यानी 10 या 12%, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सब हम थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों ये कंपाउंडिंग इतना पावरफुल क्यों है? चलिए अब एक दूसरे एग्जाम्पल से हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लो आपके और आपके फ्रेंड ने 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया ऐसी जगह पे जहां आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। तो ईयर एंड में आप दोनों को 15,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। एक तरफ आपके फ्रेंड ने इस 15,000 रुपये के रिटर्न को विड्रॉ करके खर्च कर दिए, लेकिन आपने इसे इन्वेस्टेड रखा और विड्रॉ नहीं किया, तो अगले साल आप दोनों को वापस 15% का रिटर्न मिलेगा और आपका फ्रेंड उसके 15,000 के प्रॉफिट को वापस विड्रॉ कर देता है। लेकिन आपको सेकेंड ईयर में 15,000 की जगह पे 17,250 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने अपने 15,000 को इसमें इन्वेस्टेड रखा, तो इस 15,000 ने भी 15% अर्न किया। तो ये 15,000 का 15% होता है 2,250 रुपीज़। अब दोस्तों आपको यहाँ तक कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल लग रहा होगा और आपको ये भी पता है कि आप इस छोटे से अमाउंट से बहुत अमीर तो नहीं बन गए हो, और इसीलिए आपका फ्रेंड आप पे हंस रहा है कि इतने कम पैसे से आप क्या कर लोगे। लेकिन क्योंकि आप कंपाउंडिंग के सीक्रेट को जानते हो तो आप बिल्कुल चुप रहते हो। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते और मान लो 10 साल निकल गए और आपका फ्रेंड हर साल की तरह अपने 15% के रिटर्न को विड्रॉ करता रहा और उसे एंजॉय करता रहा। लेकिन 10 साल के बाद आपका 15% आपको कितना रुपया अर्न करके देगा? आपको मिलेंगे लगभग 52,000, वो भी सिर्फ अपने 10th ईयर में। और वो टाइम तक आपका टोटल बैलेंस होगा 4 लाख से भी ज़्यादा। एक तरफ आपके फ्रेंड को अभी भी हर साल का सिर्फ 15,000 मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 50,000 मिल रहा है। दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट सेम था, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है, तो फिर इतना फ़र्क कैसे हुआ? दोस्तों ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक बंदा अपनी लाइफ सिंपल इंटरेस्ट के रूल से जी रहा है और दूसरा बंदा अपनी लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल से जी रहा है। अब दोस्तों आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इस कंपाउंडिंग के पावर को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के जरिए सिखाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है। स्कूल में लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है और इसीलिए लोग अपनी पूरी जिंदगी और अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सिंपल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही लेते हैं। और दोस्तों इसका अगर मैं रियल एग्जांपल दूं तो जब भी लोगों को स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, जैसे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसकी मार्केट वैल्यू 15% से बढ़ जाती है और आपका 15,000 का प्रॉफिट होता है, तो लोग अक्सर उस छोटे से प्रॉफिट को बेचकर और उस एक्स्ट्रा पैसे को फ्री मनी समझ के एंजॉय करते हैं। फिर लोग वापस उस 1 लाख को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, नए स्टॉक के टिप्स ढूंढेंगे और फिर जैसे ही उनको छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा तो उसको वापस से बुक करके एंजॉय करेंगे। मतलब स्टॉक तो कंपाउंड हो रहे, लेकिन लोगों को उससे अपनी वेल्थ को कंपाउंड होने देना नहीं है। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल बायस होता है जिसके बारे में मैं एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करूंगा।
इसीलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और यही इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा है टाइम। चलिए अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इस रेट ऑफ कंपाउंडिंग के पावर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये भी बहुत लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा। मान लो 2 फ्रेंड्स है, रॉकी और सनी। दोनों 25 साल के हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए सेव्ड है। अब क्योंकि दोनों ने ये पैसा बहुत मेहनत करके कमाया है तो दोनों को सबसे सेफ और सबसे अच्छी जगह चाहिए इसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला फ्रेंड जो है सनी, वो इस 10 लाख रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले 5 लाख को वो एफडी में डालता है और बचे हुए 5 लाख को वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। और दूसरी तरफ रॉकी भी अपने 10 लाख रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। 5 लाख को वो एक बड़े बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखता है एज एन इमरजेंसी और बाकी के 5 लाख को वो एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, जैसे कोई इंडेक्स फंड में, जिससे उसको एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न मिल सके। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते और 20 साल बाद क्या आप गेस कर सकते हो कि ये दोनों की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई होगी? चलिए देखते हैं। सनी को एफडी से मिला 7% का इंटरेस्ट, जिससे उसके 5 लाख की वैल्यू हुई 18 लाख और गोल्ड से उसको मिला 9% का रिटर्न, तो उसके गोल्ड की वैल्यू हुई 25 लाख। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो, गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन आपको 8 से 9% के आसपास का रिटर्न मिलता है। और अगर आपको गोल्ड के थ्रू ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाए तो ये उतना पावरफुल रेट से कंपाउंड नहीं हो पाता। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो सनी के 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अब लगभग 44 लाख का हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी का इमरजेंसी फंड उसके सेविंग्स अकाउंट में 4% के रेट से ग्रो होकर 10 लाख में ग्रो हो गया है। मतलब 20 साल में ये सिर्फ डबल हुआ है। लेकिन उसका इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट 17% के रेट से ग्रो होकर बन गया है 98 लाख। तो उसके टोटल 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब लगभग 1 करोड़ 10 लाख की हो गई है। दोस्तों ये है अमीर बनने का राज, एसेट एलोकेशन, जिसको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं आपसे पैसे कमाने के लिए अलग अलग स्कीम्स बेच के। जब आप यंग होते हो अपने 20s या 30s में और आपके पास रिटायर होने के लिए बहुत टाइम है, तो आपको किसी भी डेट फंड में, जैसे बैंक एफडी में या यूलिप में या कोई भी ऐसी आलतू फालतू स्कीम्स में जहाँ पे आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलता है, वहाँ आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स है और ज़रूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो फिर ये सब स्कीम्स आपके कुछ काम की है ही नहीं। ये सिर्फ आपके रिटर्न्स को कम करती है। जैसे अगर आपको कोई बैंक ऐसी स्कीम देता है जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कोई बोनस गिफ्ट मिल रहा है और उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो 8 से 10% के रेट से ग्रो होता है, तो वो आपके रिटर्न को नीचे खींच रहा है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग की, तो एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, ये भी आप देख लो, जिससे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके रिटर्न में 1 या 2% का डिफरेंस भी अगर होता है तो उससे लॉन्ग टर्म में कितना फर्क पड़ता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1% की जगह पे 2% फी पे करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका कितना नुकसान होगा। यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया है कि आपने सिर्फ एक बार यानी 1 टाइम 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको उसमें 10% का रिटर्न मिला है। तो अगर आप पूरा 10% अर्न करते हो बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपको उसमें कोई फीस को पे नहीं करना पड़ा, तो 20 साल में 10,000 रुपीज़ ग्रो होकर 67,000 बनेगा। लेकिन अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जिसका एक्सपेंस रेशियो 2.5% का होता है और उस म्यूचुअल फंड ने भी 10% का रिटर्न दिया है, तो हमें सिर्फ 40,000 रुपये मिलेगा। बोलने को तो सिर्फ 2.5% है, लेकिन एक्चुअली में ये ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट आपका खा गई। अब दोस्तों ये तो सिर्फ एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट था, वो भी 10,000 रुपीज़ का। लेकिन आप सोच सकते हो अपनी लाइफ टाइम में 1 या 2% की फीस से आप कितना बड़ा लॉस ले सकते हो। और इसीलिए अगर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर की एडवाइस लोगे तो आपको इंडेक्स फंड सजेस्ट करेगा जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। फाइनली दोस्तों मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे हमें कंपाउंडिंग के इस कंपोनेंट टाइम को अच्छे से समझने मिलेगा। हम वही 2 फ्रेंड्स रॉकी और सनी का एग्जांपल लेते, दोनों हर महीने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते। अब क्योंकि इन दोनों को जल्दी रिटायरमेंट लेना है तो दोनों अपने 40th बर्थडे से पहले रिटायर होना चाहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रॉकी ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और सनी ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मतलब रॉकी ने टोटल 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और सनी ने 15 साल। तो इन दोनों में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है।
जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न। अब आप यहाँ पे देख सकते हो रॉकी का उसकी पूरी लाइफ में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 48 लाख का और सनी का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 36 लाख का, और यहाँ पे हम दोनों का 14% का रिटर्न ले रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे दोनों ने अपनी 40 साल की एज में कितना अर्न किया होगा, यानी रिटायर होने से पहले इनकी वेल्थ कितनी हुई होगी। रॉकी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है लगभग 2.3 करोड़ और सनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 1.1 करोड़। दोनों ने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, एक ने 15 साल और दूसरे ने 20 साल, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हो, सिर्फ 5 साल के डीले का लॉस। रॉकी के पास सनी के मुकाबले डबल पैसा होगा, क्योंकि ये रेट से आपका पैसा हर 5 साल में डबल हो रहा है। तो अगर सनी को रॉकी की जितना पैसा चाहिए तो उसे 5 साल और इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक रॉकी के पास उसका डबल पैसा होगा और इसी तरह रॉकी सनी से हमेशा आगे रहेगा। तो दोस्तों ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेकिन रियलिटी में लोग करते क्या है, लोग इसके अगेंस्ट जाते और एक लोन लेते। आने वाले वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप जब कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हो, जैसे लोन लेके, तो आप कितना बड़ा लॉस लेते हो। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। जो इसे समझेगा वो इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा और जो नहीं समझेगा वो इसे पे करेगा। तो दोस्तों अगर आप जॉब करते हो और बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस करके अमीर बन सकते हो और ये एक हद तक सच है, लेकिन हम बहुत लकी है क्योंकि हम हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। आप अपनी सेविंग से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को खरीद सकते हो और उन सक्सेसफुल कंपनीज के ओनर बन सकते हो और इस कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो जल्दी से इस लाइक बटन को दबा दो ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये वैल्यू पहुंच सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।